बहुत अल्लाह वाली खातून है ये, जब भी तो अल्लाह ने इनको इतना नवाज रखा है। इतना बड़ा घर, इतना कीमती पहनावा, इतना रख रखाव। क्या मसला है? सुना है किसी बड़े मदरसे से आला तालीम हासिल करी है इन्होंने, और इनके बताए हुए वजीफों में बहुत तासीर होती है। अल्लाह शफी, अल्लाह का शिफा देने वाला परवरदिगार है। लड़का जिद करे तो माँ बाप को फख्र होता है कि उनका बेटा निडर है, पुरएतमाद है, वो उनका असल वारिस कहलाने के लायक है। और अगर लड़की जिद्दी हो तो? लड़की की जिद उसके नादान होने की दलील है। बाप का सर झुका देती है और माँ की तरबियत पे हर्फ आता है, इसलिए लड़की पर जिद नहीं सचती और ना आकर। लेकिन अम्मी, जो लोग अपनी जिद की डायरेक्शन ठीक रखते हैं वो सर झुकाते नहीं हैं, बल्कि सर उठाकर जीने का रास्ता दिखाते हैं। मुझे लगा था इस बार ये कर लेगी टॉप, लेकिन अच्छा हुआ तुमने टॉप कर लिया, वरना मैं इसके और नखरे उठाने पड़ते। भाई, नशवा behzad के होते हुए कोई और टॉप कर सकता है? ये सब तुम्हारी मेहनत और जिद का बेस्ट रिजल्ट है। तुम जानती हो ना, मेरी जिंदगी में ये हक सिर्फ मेरी माँ का है। ये खुशी उनके साथ शेयर करनी बनती है। सबसे पहले उन्हें बताऊंगी। जरूर जरूर। मेरा नाम किधर है? अम्मी, आपकी बेटी ने टॉप किया है, शुक्राने की नफल अदा करें। अम्मी, आपकी बेटी ने टॉप किया है, शुक्राने की नफल अदा करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसी हो? और नशवा कैसी है? तुमने बताया ही नहीं, आज उसका रिजल्ट आने वाला था। माशाल्लाह से अम्मी, उसने टॉप किया है। अच्छा, ओ माशाल्लाह। हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी बच्ची ने हम सब की लाज रख ली। कितनी मुश्किलों से पढ़ने की इजाज़त मिली थी उसे। भाभी बेगम और हमारे भतीजे साहब तो बहुत खुश होंगे ना? जी, अभी हमने किसी को बताया नहीं। नशवा आ जाएगी तो खुद ही सबको बताएंगे। आप सुनाइए, घर में सब खैरियत है? बड़ी जल्दी तुम्हें खैरियत का ख्याल आ गया बेटा। कभी तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि अपनी माँ के पास आ जाओ? बड़ा अरसा हुआ माँ, दिल ने ख्वाहिश करना छोड़ दी। अब किसी को मिलने का, कहीं आने जाने का दिल नहीं करता। अपनी माँ से भी मिलने को दिल नहीं करता? माँ ने ही तो कहा था कि एक बेवा का कोई अपना घर नहीं होता, जहाँ 2 वक्त की रोटी और behzad की बेवा होने के नाते इज्जत मिले, उस घर में अपना दिल लगा लो। पता नहीं,
इसके दिल से ये मलाल कब जाएगा? क्या कहा अम्मी ने? फ़ोन ही नहीं उठाया, वॉइस तो ड्रॉप कर दिया मैंने। नमाज़ पढ़ी हुई और मुझे पता है आज मेरी अम्मी की नमाज़ बहुत लंबी होने वाली है। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे मुंह से मेरी अम्मी सुनना कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे इस पूरी दुनिया में उनको मेरा कहने का हक सिर्फ तुम्हारे पास है। तो अच्छा, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है भाई। आज तो हम ट्रीट लेंगे, पार्टी बनती है। ओके ट्रीट मेरी तरफ से है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये ट्रीट मैं दूंगी। ट्रीट तो मैं दे ही सकती हूँ यार। मैंने कब कहा है कि नहीं दे सकती, लेकिन ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी क्योंकि तुम्हारे टॉप करने की खुशी तुमसे ज़्यादा मुझे है। पता है क्यों? क्योंकि एक टॉपर को प्रैक्टिस से कोई नहीं रोक सकता, वो भी मेरे साथ। तुम्हें पता है इम्तियाज़ साहब बता रहे थे कि बहराम एसोसिएट्स वाले फ्रेश कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं। उनके कोई बैरिस्टर साहब हैं जो अपनी टीम खुद बनाना चाह रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी खुद देंगे और सिलेक्शन भी टीम की खुद ही करेंगे। ये ख्वाब ना तो मुझे ना ही दिखाओ तो अच्छा है। आई मीन पोजीशन से प्रैक्टिस का कोई ताल्लुक नहीं है यार। पता नहीं प्रैक्टिस कर भी सकूंगी कि नहीं। परमिशन लेनी पड़ेगी बड़े अब्बू से, दादों से, मनाना पड़ेगा सबको, मेहनत करनी पड़ेगी। बुरहान, ये तुम इतनी कड़वी कसीली कॉफ़ी कैसे पी लेते हो? ज़िंदगी में कड़वाहट कम है जो इसमें ये कॉफ़ी की तलखी भी उंडेल दी जाए। बारी साहब, मैं शायद ज़िंदगी को इतना तल्ख मानता नहीं हूँ, इसलिए कॉफ़ी भी इंजॉय करके पीता हूँ। तो फिर तो वो सगीर साबरी का केस भी खूब इंजॉय कर रहे होगे। बड़ा उलझा और पेचीदा सा केस है। ये बताओ, कुछ हाथ आया अभी तक? मेरा मानना ये है कि हर जुर्म की दो कहानियाँ होती है, एक सच्ची और एक झूठी। तुम आज ही अपने बड़े अब्बू से बात करो और उन्हें कन्विंस करो। देखो, तुमने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में क्या सीखा है? अपने केस को प्लीड कैसे करते हैं। यार बड़े अब्बू को समझना और समझाना दोनों बहुत मुश्किल काम है। तुम्हें पता है यार वो मेरे बारे में कितने पोजेसिव हैं। सॉरी, करेक्ट योरसेल्फ, कंजर्वेटिव है वो, तुम्हारे लिए कंजर्वेटिव है। बीनिश और अम्मार भी तो है, वो तो सब कुछ करते हैं। एक तुम्हें ही हर चीज़ की इजाज़त रो रो के क्यों मिलती है? देखो मेरी बात सुनो, उनके पापा हैं और मेरे बड़े अब्बू, और उसमें बहुत फ़र्क है। और ये फ़र्क तुम लोग कभी समझ ही नहीं सकते क्योंकि तुम लोग वो ज़िंदगी नहीं जी सकते जो मेरे हिस्से में आई है यार। अब ज़रूरी नहीं कि जो कहानी पुलिस ने सुनाई है वही सच्ची हो। भाई देखो बुरहान, सरकार ने मुझे इस केस के लिए प्रोसिक्यूटर लिया हुआ है। अब तुम्हारा टैलेंट और मेरा तजुर्बा फर्स्ट टाइम आमने सामने है, और तुमने अभी तक यहाँ पे कोई केस नहीं हारा, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि तुम ये केस छोड़ दो। बहजाद की बेटी है, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, कौन जवाब देगा, लोग क्या कहेंगे? तुम लोगों को तो आइडिया ही नहीं है यार। फिर एक काम करो, तुम शादी कर लो, किसी अच्छे से बंदे के साथ लाइफ में सेटल हो जाओ। तुम कहो तो मेरे पास एक प्रपोज़ल है मेरी फैमिली में, मैं तुम्हारी तरफ फॉरवर्ड कर सकती हूँ। एकदम अच्छा बंदा है, फुल फ्रीडम वाली आज़ादी मिल जाएगी। वरना तो इसी घर में दादी से पूछूं, बड़े अब्बू से पूछूं कि एक चक्कर से नहीं निकल पाओगे। भाई इसका एक और प्रॉब्लम है, ये किसी को लिफ्ट ही नहीं करवाती, वरना मेरा कज़न इतना सीरियस था इसके लिए, इसने इनकार कर दिया। वो बेचारा इंतज़ार कर करके ही चला गया। सुनो, मेरे हाथ में ना शादी की लकीर ही नहीं है, और शादी मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत अच्छा एग्जिट होता है जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती यार। मैं तो कुछ भी करने लगूँ तो पहले अम्मी का सोचती हूँ, शादी कर लूँगी तो अम्मी का क्या होगा? देखो मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाई है। बारी साहब, आपका एक्सपीरियंस तो वाकई ज़्यादा है और इस जुडिशियल सिस्टम की आदी भी हैं आप, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं दिल से नहीं दिमाग से केस लड़ता हूँ। वैसे आपको एक मशवरा दूंगा। कहो कहो बरखुरदार, मुझे तुम्हारी बातें वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, इससे तुम्हारे ख़ानदानी होने का पता लगता है। एक अच्छा वकील वो होता है जो दूसरे की आज से ज़्यादा अपनी जीत पे फोकस करे। बड़ी गहरी बात कही है। तुम तो एक फिलोसफर भी हो यार, बड़ा डेडली सा कॉम्बिनेशन है। तुम इंग्लैंड से कानून पढ़ के आए हो,
मेरे पास तजुर्बा है, और फिर यहाँ के विक्टिम्स और क्रिमिनल्स की साइकी पे मेरी स्टडी भी है। भाई साहब, एक्सपीरियंस और टैलेंट का तो वाकई का मुकाबला नहीं है, लेकिन अब तक का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि क्रिमिनल की साइकी नहीं, उसके एक्शन और मोटिव भी इम्पोर्टेंट होता है। यार हमारे एक बात बताओ मुझे, तुम्हें गाड़ी अंदर लाने में परमिशन कैसे मिल जाती है? हाँ समीर, तुझे पता होना चाहिए मेरा नाम अमार बख्तियार है, और अमार बख्तियार पे कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते। बड़े ढीठ हो। भाई साहब, फेलियर के डर से केस छोड़ दूं, आपको अच्छी तरह से पता है ये मेरी नेचर ही नहीं है। तो फिर बहुत जल्द कोर्ट में मिलते। आई एम गोइंग टू सी यू इन द कोर्ट। बट मैं आपको एक मशवरा दूंगा, देखो, these people are dangerous. You have to be very careful, Buran. आ जाओ गाइस, मैं हाँ तो चश्मा टू चल अंदर होके बैठ, चल छोड़ आजा अंदर कुछ आजा 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 ओहो आजा। एक तो ये तुम्हारा कज़न इंतहाई छिछोरा इंसान है। ये लो। बात सुनो, मैं निकलती हूँ, घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। मेरी बॉटल पकड़ लेना। हाँ हाँ। यार, कैफेटेरिया में सिगरेट जला लिया यार इसने। इसको कोई रोकने वाला नहीं है? इसका कोई हाल नहीं है, छोड़ दो तुम। अच्छा सर, ये बेंगलोर आपको पसंद आएगा। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, और इसकी लोकेशन जब आप देखेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप यूँ समझ लें कि ये इस इलाके का ना सबसे महंगा मकान है। इस इलाके में काफ़ी एलीट क्लास के लोग रहते हैं। आई मीन पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट, मिनिस्टर्स वगैरह वगैरह। सुहेल, मैं अपने लिए मकान नहीं ढूंढ रहा, मुझे घर की तलाश है। घर समझते हैं ना आप? जी सर। सर ये देखें, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। यहाँ पे बहुत सारी लग्जरीज, एसेसरीज। ये बेसिकली डिज़ाइनर हाउस है, और यहाँ का जो ऑनर है ना, आपकी तरह आउट ऑफ कंट्री से है। ये देखें, आप एक मरतबा विज़िट कर लें इस लोकेशन पे, आपका दिल खुश हो जाएगा। नेक्स्ट। ये देखें, ये देखें। सर दिस वन। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ओल्ड कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं। आई मीन जो आपका बजट है, इसमें तो आपको बहुत ही अच्छा और शानदार घर, वो भी किसी दूसरी सोसाइटी में बड़े आराम से मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लाइफ का स्टैंडर्ड भी मिलेगा, वो भी स्टाइल से। सुहेल साहब, मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स है। मेरा मानना ये है कि दरख्त चाहे जितना मर्जी ऊंचा हो जाए, उसका ज़मीन के साथ रिश्ता कायम रहता है। मैं बस उस रिश्ते को रिन्यू करना चाहता हूँ। अपने बाबा को एक घर गिफ्ट करना चाहता हूँ। उस घर की डिटेल्स आपको इस फाइल में मिल जाएगी। आपकी इस इलाके में रैकी बहुत अच्छी है। मैं कीमत जो आप कहेंगे वो देने के लिए तैयार। आपके ऑफर का वेट करूँगा। मैं समझ गया सर। ओके, प्लेजर टू मीट यू।
अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर से आई हो, कहा भी था जल्दी आ जाओ। अच्छा जाओ कपड़े बदल के दादों को जाके मिलो, 2-3 दफा तुम्हारा पूछ चुकी हैं। नमाज पढ़ी थी? नहीं पढ़ी होगी। अच्छा चलो अब कज़ा पढ़ लो और शुक्राने के नफिल भी। आज भी गुस्से में आप? गुस्से में नहीं हूँ भाई, परेशान हूँ। तुम्हें पता है जब तुम शाम को देर तक घर से बाहर रहती हो तो मेरा बीपी लो हो जाता है। सुन रहे हैं मियाँ आप इनके बहाने। ये नहीं कि बेटी की पोजीशन आई है, प्यार से जरा माथा वाथा चूम ले। ये जिंदगी में फिल्मी सीन क्यों नहीं होते, सिर्फ ड्रामो फिल्मों में क्यों होते? ये ड्रामाई सीन इसलिए मुझसे नहीं होते क्योंकि मेरी ज़िंदगी इस ड्रामे और डायलॉग के बगैर भी बहुत खूबसूरत है। क्योंकि इसमें नशवा है, मेरा गुरूर, मेरी खुशी। अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी के हर मोड़ पे ऐसी ही कामयाबी दे जिससे हम सब के सर ऊंचे हो जाएं। वाह क्या बोलती हैं आप, फिर इतना चुप क्यों रहती है? अच्छा अब बस करो ये ड्रामेबाजी, चलो नमाज पढ़ो और नीचे आओ, किचन में तुमने मेरी हेल्प भी करानी है। हेल्प? असद? शिट, असद ने तो मुझे पक्का पक्का खाई में फेंक देना है। अभी तो सिर्फ बादल आए हैं और इसका रोमांस सोच रहा है। मुश्किल ये है कि नशवा के बगैर ना तो रोमांटिक डेट हो सकती है और ना ही अम्मी की वो पकौड़े समोसे और सारा बारिश का पकौड़े पक सकता है। मुझे पानी तो पिलाना। बिनिश, टाइम में बिनिश कहाँ है? हाँ है, मुझे क्या पता, होगी अपने कमरे में जाके देख लो। बेटा जरा अपनी अम्मी से कहो मुझे पानी पिला दे, बल्कि नींबू पानी लेती है। आप डिटॉक्स करिए। नहीं भाई मुझसे नहीं होते ये चौंचले, मुंह का जायका सारा खराब हो जाता। और जहाँ से मैं आ रही हूँ वहाँ गर्मी का कोई हाल था, नई कलेक्शन अभी लॉन्च भी नहीं होती और औरतें टूट पड़ती हैं। ये बिस्मा कहाँ रह गई है? किचन में ही होंगी एज यूजुअल, मैं कहती हूँ उन्हें। अच्छा एक काम करो, उसे को नींबू पानी लेकर मेरे कमरे में जाओ, उसमें एक डिस्प्रिन भी डाल दे और ये सारे कपड़े भी ऊपर पहुँचा दे। बीनिश, तुम यहाँ बैठी हो तो पूरे घर में ढूंढ रही हो, टाइम नहीं है, चलो मेरे साथ। कहाँ निकल जा रही हो? भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे? बिल्कुल नहीं। बारिश के मजे ले रही हूँ। तुम कब से बारिश के मजे लेने लग गई? यार मैंने सोचा कि आज सिर्फ दिल की सुन लेते। सब लोग कहते हैं ना कि बारिश में दिल का मौसम रोमांटिक हो जाता है, झूमने लगता है, गुनगुनाने लगता है। हो गई आपकी ड्रामेबाजी, अब आप बताएंगे आप मुझे लेके कहाँ जा रही है? सलाम पेश करने तुम्हारी बेहिसी को। हाँ क्या, कौन से, किस चीज़ को सलाम? तुम्हारी बेहिसी, बेमुरवती और बेनियाजी को सलाम पेश करने। तुम ये बताने मुझे यहाँ लेकर आई हो? नशवा मैडम आप बिल्कुल पागल हो चुकी हैं। पागलपने का तो तुम्हारा इलाज होने वाला है। देखो बिनिश, साल में 365 डेज होते हैं और सिर्फ 65 डेज ऐसे हैं जिसमें मैंने तुम्हें और असद को एक दूसरे के साथ खुश देखा। फिर ये कि जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतना लड़ते हो और इतना नाराज रहते हो, बल्कि बेजार रहते हो, तो रिश्ता ख़त्म कर दो ना। किसी ऐसे बंदे के साथ एडजस्ट करने की क्या ज़रूरत है जिसके साथ ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग हो? आपको क्या पता है अंडरस्टैंडिंग के बारे में? मोहब्बत के बारे में बातें करने के लिए मोहब्बत का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है और आपको मोहब्बत का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। तुमने वो कहावत तो सुनी, दरिया के किनारे खड़े रहकर उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाने वाले हमेशा करेक्ट नहीं होते। दरिया के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाने वाले हमेशा गलत भी नहीं होते। मैं तुम दोनों को ना बचपन से जानती हूँ और मेरी ऑब्जर्वेशन तुम लोगों के बारे में गलत हो ही नहीं सकती। शादी से पहले इतनी लड़ाई होती है तो शादी के बाद क्या होगा? मेरी एक एडवाइस लो, ये रिश्ता ख़त्म कर दो। मेरी एक एडवाइस है, तुम अपना मुंह बंद कर लो, मेरी बात नहीं सुन रही तुम। और तुम्हें क्या पता उस लड़के के बारे में, वो इतना लड़ाकू है। मैं कोई लड़ाई नहीं करती, और देखो हमारी शादी नहीं हुई है, हमारे बीच में दूरी है, तो इस वजह से ये सब कुछ होता है। एक दफ़ा शादी होगी ना तो ये कुछ भी नहीं होगा। उसे जो भी बात समझाने की कोशिश करो, हर बात का एंड फाइट। तो फाइट मत किया करो ना, मेरे दिल को कुछ होता है। सच? ये तुम दोनों का प्लान था ना? I hate you यार,
आई हेट बोथ ऑफ यू। But I love you. शदीद छिछोरे हो तुम। नशवा, तुम मेरी बहन हो और तुम साइड हमेशा इसकी लेती हो। मैंने अगर जिंदगी में किसी को बहन बनाया है तो वो ये है। अब इसका इतना तो बनता ही है बीनू। ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों के पास सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट के बाद हम दोनों की सर्च जारी हो जाएगी घर में। मैं जरा सिचुएशन हैंडल करके आती हूँ, तुम दोनों एंजॉय करो एक दूसरे को और मौसम भी। आई लव यू नशवा। I love you too. एंड आई हेट यू। But I love you. तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम कल से मुझसे लड़ाइयाँ कर रहे हो, तुम अब कैसे आ गए हो? अच्छा मुझे तो बताओ, तुम्हें खूबसूरत लगने का नाज किया? पागल पागल तो नहीं हो क्या? हेलो, पागल हो? एक हाथ में डंबल उठाया हुआ, एक हाथ में सिगरेट, और इतनी अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? सिगरेट ही है ना? चेक कर लो, एक कश लोगी ना तुम्हारी सारी बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। मैंने एक कश ले लिया ना अम्मा, तो धुआं तुम्हारी गैरत से निकलेगा। जस्ट शट अप, ये फ्रस्ट्रेशन कहीं और जाके निकालो। बताता हूँ दादों को तुम्हारी सुबह वाली वारागर्दियों का। ज्यादा मेरे बाप बनने की जरूरत नहीं है। मेरी अम्मी को पता होता है मैं जहाँ भी जाती हूँ, और तुम वहाँ क्या करे? तुम भी अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। हाथ छोड़ो मेरा। जितनी तुम्हारी औकात है ना, उसी में रहा करो। हाथ छोड़ो, जंगली जाहिल बदतमीज। अम्मी कुछ रह गया तो वो भी बना ले। मैं भी बना देती हूँ। तुम्हें आलू का पराठा है? एक काम कर मेरी जान, वो मैंने चटनी का सामान रखा है, ग्राइंडर में डाल के बस बटन दबा दो जल्दी से मेरी जान। है? मैंने आपसे कब कहा है कि मेरे लिए भी कुछ बना दे? वैसे भी आप मेरी कहाँ सुनती हैं? सुनती हैं तो वो भी आधी अधूरी। पूरे खानदान वालों की फरमाइशें निपटाने के बाद। क्या वो? क्या हुआ? नहीं हुआ। आराम से। गिरी नहीं हूँ, गिरे हुए आदमी के मुंह लग गई थी मैं। जंगली जाहिल, जहर लगता है मुझे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? दादू ने सुन लिया तो तुम्हारी जगह में मुझे डांट पड़ जाएगी। मैंने तो तुम्हें ऐसी बदतमीजी और कड़वी कसैली जबान नहीं सिखाई। अम्मी, जैसे लोगों के साथ रहूंगी ना वैसे ही सीखूंगी मैं। तुम क्या उसके कमरे में गई थी? क्या काम? मैं नहीं गई थी उसके कमरे में। वो देखे सारे पकौड़े जल गए हैं। 1000 दफा मैंने तुम्हें मना किया है कि उसके मुंह मत लगा करो, उससे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। 1 मिनट, भरी हुई सिगरेट पी रहा था वो जी। मेरा उससे कोई मुकाबला हो भी नहीं सकता। खानदान का एक ही लड़का है, दादू की आंखों का तारा। वो चाहे बदतमीजी करे, गुंडागर्दी करे, उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा। चुप। अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकले। भरी हुई सिगरेट, ये क्या होता है? उसके माँ बाप हैं उसे समझाने के लिए। तुम चुप करके बैठो। जाओ जाके चाय दो। दादू का मग ध्यान से रख लेना, और भाई साहब का उनकी ट्रे के अंदर। पता है, बचपन से ये प्रोटोकॉल कर रही हूं मैं। और ये उसके बाद जल्दी से ये सारे पकौड़े समोसे मैंने तल दिए। ये देखो। नफीसा, अम्मी मेरी बात सुने। अभी बारिश हो भी नहीं रही है, जो आप इतना सारा सामान तैयार करके बैठ गई हैं। पर चले बारिश हो ही ना। अच्छा तुम चुप करो। नफीसा, कहाँ हो भाई? बेटे आओ, चलो ट्रे लगाओ जल्दी जल्दी। ये देखो मैंने रख दिए ये यहाँ पर कबाब, पकौड़े, समोसे सब ट्रे के अंदर लगाओ, और ये चटनी मत भूलना, ठीक है?
समोसे रह गए, मैं समोसे भी निकालती हूँ। तुम जाओ, चलो जल्दी 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 करो। माँ जी वेदर फोरकास्ट तो कह रही थी कि बारिश होगी, मौसम बना हुआ है, पर हुई नहीं अभी तक। नफीसा, ये बिस्मा और निशवा कहाँ है? दादो, LLB में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, टॉप किया मैंने। शुक्र है, ये सब ऊपर वाले का कमाल है वरना इंसान के बस की बात कहाँ। नशवा, तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आई है? अरे वाह बेटा, जूस भी डाल देना मुझे। मेरा बैग ऊपर है, वरना अभी तुम्हारे हाथ में तुम्हारा इनाम होता। लेकिन इतनी बड़ी खबर तुम ऐसे ही रुके पीके सुना रही हो। बिस्मा, बहुत बहुत मुबारक हो, बेटी ने कारनामा अंजाम दिया है, फर्स्ट पोजीशन लेकर आई है। और तुम दोनों ये खबर हमें अभी बता रहे हो? क्यों भाई, तुम्हें क्या लगा ये सिर्फ तुम्हारी बेटी है, हमारा इस पे हक नहीं है? नहीं नहीं भाभी, इसने ही मुझे मना किया था, खुद बताना चाह रही थी ना आप लोगों को ये। मैं तो बड़े अब्बू का इंतज़ार कर रही थी ताईजान, फिर इंतज़ार नहीं हुआ, सब्र नहीं हुआ, फिर बता दिया मैंने। चलो ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हारी ज़िंदगी की हर अचीवमेंट में हमारा भी हक है। इतनी खुशी की खबर तुमने ऐसे ही सुना दी भाई, आज तो कुछ मीठा बना लेना था, सेलिब्रेशन का दिन है। क्यों माँ जी? मैं अभी बनाती हूँ। आपको खुशी हुई आपकी पोती ने आपका नाम रोशन कर दिया, फर्स्ट पोजीशन आई है? बेहजाद होता तो इस खुशी का रंग ही कुछ और होता। तुम बिल्कुल अपने बाप के ऊपर गई हो। मेरे बेहजाद को भी पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत अच्छा था पढ़ाई में। कौन सी खुशी की बात हो रही है दादो? नशवा की पोजीशन आई है, LLB में फर्स्ट पोजीशन। अरे वाह नशवा, कंग्रेचुलेशंस। तो वो पार्टी इसलिए हो रही थी, बताया नहीं दादो को? थैंक यू। फिर तो दादा को और भी बहुत कुछ बताने पड़ेंगे। जी, पकौड़े तो टेस्ट करवाएं। माँ जी समोसा लेना। चाची जबरदस्त, आप जो भी बना लेना उस पर टेस्ट अलग ही होता है। क्यों दादो? इसमें जरा चाय भी डाल दो। समोसे बहुत मज़ेदार हैं। अच्छा, फर्स्ट कॉल आ रही। हेलो जी, क्या अपडेट है? अरे वाह नशवा, तुमने मुझे भी नहीं बताया। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तुम कैसे छुपे रुस्तम हो? बात छुपा ली। मैं होती तो मेरे तो पेट में दर्द हो जाता, कंट्रोल ही नहीं होता। तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है ना, कहाँ तुम्हें कजन पता हो। अरे चाची, आज तो इतनी खुशी का दिन है, क्या खिला रही हैं आप? तुम्हारे फेवरेट पकौड़े। देना, इतना मजे का खाना बनाती है ना आप। चाची कैसे बना दिया, आप मुझे भी सिखाइएगा। हाँ भाई, इसे भी कुछ सिखा दो, वरना ससुराल जाके तो हमारी नाक ही नीचे कर देगी। क्यों माँ जी? वैसे भी सब जानते हैं इस बात को कि खाना पकाने का और खिलाने का डिपार्टमेंट तुम्हारा है, मेरा नहीं। अरे रहने दें भाभी, वक्त पड़ने पर सब खुद ही आ जाता है। आई लव यू चाची। जब ये इस घर में आई थी तो इसको बेसन घोलना भी नहीं आता था, पकोड़े क्या खाक बनाती। हर चीज़ मैंने सर पे खड़े होके सिखाई और बताई। ये जो जायका और सलीका नज़र आ रहा है ना, ये हमारी मेहनत है। तो ये जायका और सलीका मामा को भी सिखा देना था। नहीं, आपको अपनी भतीजी से ज़्यादा प्यार था और भांजी से कम। क्यों मामा, सही कह रहा हूँ ना? देख रही है ना माँ जी, कितना बदतमीज़ हो गया। दादी और माँ को लड़ाने की साजिशें कर रहा है। जो नानो बताई थी कि जिस दिन अम्मी की शादी थी, उस दिन सुबह में उनका इंटर का आखिरी पेपर था, फिर शादी हो गई। हाँ, शादी नहीं थी, उस दिन निकाह था। शादी के लिए मैंने 1 महीना दिया था कि रुखसाना को कहा इसको घरदारी सिखाओ। घरदारी खाक सिखानी थी रुखसाना को, खुद घरदारी ना आई कभी।
तुम ये अपनी नानी से आजकल किस किस्म के सबक पढ़ रही हो? दादू मैं तो वैसे ही नानी से अम्मी की बचपन की कहानियां सुनती रहती हूँ। शादी का जिक्र आया तो उन्होंने वो भी बता दिया। वाह भाई, बड़ी फॉर्म में आज नशा। मैंने आज नोटिस किया, मैं तो हमेशा से ऐसी हूँ। तुम हमेशा से ऐसी नहीं हो, बदल चुकी हो। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। नशवा से कोई गलती होगी भाई साहब? ये तो तुम्हें नशवा से पूछना चाहिए। अख्तियार क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं भाई? आज खुशी का दिन है और नशवा को सारा दिन कोई कुछ नहीं कहेगा। बल्कि आप भी मूड अच्छा करें, उसे मुबारकबाद दें। फर्स्ट पोजीशन लेकर आइए, कोई मजाक नहीं है। इधर आओ। इधर आओ। बहुत बहुत मुबारक हो। तो बताए, तुम मेरी फेवरेट नंबर 1 हो, हमेशा नंबर 1 आती हो। थैंक यू बड़े, आपने तो डरा दिया। आप आए बैठे। अमार, देख लिया तुमने? ये एक्सपेक्टेशन मेरी तुमसे थी। लड़कियों को और काम ही क्या होता है? पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। ठीक तो कह रहे हैं, बिजनेस में लगा दिया इसको, पढ़ाई पर खाक ध्यान देगा। माँ जी आप चुप रहे, आप ही ने इसको बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा है मैंने? पकौड़े बनाए भाई। तुम्हारी अम्मा के हाथ के पकौड़े तो हमेशा ही लेजेंड है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीते रहो। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हो गया भाई? इतनी मुरझाई मुरझाई क्यों लग रही हो? तबीयत ठीक है? बुखार तो नहीं हो गया तुम्हें? मैं ठीक हूँ भाई साहब। अच्छा एक काम करो, एक पानी का ठंडा ग्लास लेके आओ। माँ जी बहुत बड़ी खुशखबरी है, आजकल में घर का सौदा हो जाएगा। मुबारक हो आपको। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मगर कागजात का क्या करोगे? कागजात हमारे पास पूरे हैं, मुश्तरका मालिक हैं हम। और अगर आसिम वापस आ गया तो? आसिम वापस आ गया तो क्या माँ जी? क्या मुझसे घर खाली करवा लेगा? मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है उसमें। बस बेटा, जो भी कुछ करो देखभाल के करना, सोच समझ के करना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हर वक्त हैं। आसिम की तो कोई औलाद है ही नहीं, उसका जो कुछ यहाँ पर है उसका शरन और कानून वारिस तो हमारा अमारी गुकान है।
आसिम की अब तो उम्र काफी हो गई होगी, उसे अब वापस आ जाना चाहिए। अरे बेटा, ये सब चीजें हम कब्र में थोड़ी ले जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। नहीं, उसका जो कुछ यहाँ पर है, उसका शरण और कानून अनवारिस तो हमारी हुकान है। आसिम की अब तो उम्र काफी हो गई होगी, उसे अब वापस आ जाना चाहिए। अरे बेटा, ये सब चीजें हम कब्र में थोड़ी ले जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। बैठ जाओ। वो मुनी न्याजी ने कहा है ना, कुछ उंज भी रागवां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। वाह 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 कुछ वाह। शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अच्छा, वैसे तुम्हें पता है, मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाहता हूँ, जब भी तुम मेरे साथ होती हो ना, तो मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। मुझे लगता तुम मैं हूँ, मैं तुम हो, यू नो, लाइक आसिम, मिक्सचर। प्लीज प्लीज कहाँ, पुलिस कहीं आ गई? प्लीज क्या मतलब? अच्छा सुनो ना, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि बीजान आएंगी तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने, ना तो नहीं करोगी ना? प्लीज। अगर बीजान ने बहुत देर कर दी तो शायद ना कर भी दूं। बिस्मा प्लीज। बुखारी साहब। हेलो बुरहान, कैसे हो? ठीक। हैव अ सीट। आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हारे इंतजार में ऑलरेडी 2 कप कॉफी के पी लिए। ये तो अच्छी बात है बुखारी साहब, जो चीज़ इंतज़ार करके मिले उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है। हम ऑलरेडी जानते हैं तुम्हारी वैल्यू। मेरी एक मजबूरी है, मुझे ज़हीन लोग बहुत पसंद हैं, और तुम तो अपने बाप की तरह काफ़ी हैंडसम हो। ये एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है? बुखारी साहब, इसका क्रेडिट भी मेरे बाबा को जाता है। मेरे मेंटोर जो हैं वो, उनका मानना ये है कि एज ए एडवोकेट इंसान को फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से फिट होना चाहिए। जब इंसान फिज़िकली फिट होता है तो उसकी सोच उसके कंट्रोल में होती है और वो बेहतर तरीके से डिसीजंस ले सकता है। वेल सर। ओ बाय द वे, ओल्ड मैन कैसा है? वो तो अपने आइडलिज्म के आगे किसी की सुनता नहीं है। वैसा ही है या कुछ कंपैटिबल हो गया है? बाबा के आइडियलिज्म ने ही उनको ज़रा एनर्जेटिक रखा हुआ है, और आपको ये सुन के मायूसी होगी कि उन्होंने अभी ओल्ड एज को वेलकम नहीं किया। You got a good sense of humor. मुझे खुशी हुई मिलके तुमसे। You're a reflection of your father. Thank you. So, shall we? केस डिस्कस करें? Good. You see, I have a problem.
हुआ था इस कदर मानूस इस जिंदा के लोगों से, क़यामत की घड़ी थी कैद से मेरा रिहा होना। क्या बात है बाबा, आज आप सोए नहीं हैं या जल्दी जाग गए? अच्छा बीजान को आप कह देना मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ बुखारी साहब से मेरी बात हुई थी, आपके दोस्त फैन हो गए मेरे। ओह रियली, दैट्स ग्रेट। मेरे बेटे को किसी की नज़र ना लग जाए। बीजान को कहता हूँ कि तुम्हारी नज़र उतारने का इंतज़ाम करें। अच्छा बाबा मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके बेटा। क्या बात है मुइज़, कोई इंपॉर्टेंट हेयरिंग है क्या आज? जरा किसी माजून नाम के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की बेल हेयरिंग है। आपको क्या लगता है बेल मिल जाएगी आज? मुइज़ हम वकील हैं, जज नहीं हैं। बख्तियार, आपने नशफा से प्रॉमिस किया था जो वो मांगेगी आप उसे देंगे। आप प्रैक्टिस की परमिशन मांग रही है तो मैं नशफा को जॉब करने से मना नहीं कर रहा। स्कूल में पढ़ाए, कॉलेज में पढ़ाए, ट्यूशन दे, लेकिन कोर्ट और कचहरी उन मर्दों के साथ ये नहीं हो सकता। तुम कभी कोर्ट गई हो? तुमने वहां औरतों और मर्दों का इंटरेक्शन देखा है? वो गंदगी देखी है तुमने? हमारे खानदान की लड़की उस माहौल में काम नहीं कर सकती। ये ना माजी को कबूल होगा ना मुझे कबूल है। अगर ये कोई और जॉब करना चाहे तो ठीक है, लेकिन कोर्ट कचहरी नो। मेरा जैकेट लेके आओ। नशवा, नशवा, मुझसे बात मत करें। आपकी खामोशी मेरा सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है। काश आपको एहसास होता कि आपके हिस्से की जिंदगी बाकी लोग गुजार रहे, तब शायद आप मेरे लिए फाइट कर लेती। तुमने कहा था तुम्हें लॉ पढ़ने का शौक है, तुम जॉब की कोई बात नहीं करोगी। अब अपनी बात से मुकर के तुमने नई जिद शुरू कर दी। नहीं यार, वो जब की बात है। लॉ कॉलेज में पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है जिंदगी ये नहीं है जो इस घर में हम गुजारते हैं लगी बनी रूटीन के तहत, बल्कि जिंदगी तो वो है जिसमें इंसान खुद को एक्सप्लोर करता है, अपनी पहचान बनाता है, प्रोफेशनल डिग्री जो डिस्टिंक्शन के साथ हासिल की उसको वैल्यू करता है, उससे दूसरों की मदद करता है। बंद करो ये किताबी बातें। एक लड़की का असल मकाम उसका घर होता है। वो शादी करती है, नए रिश्ते बनाती, घर बसाती, बीवी बनती, माँ बनती है। इसको एक्सप्लोर करना ही तो कहते हैं। क्या चाहिए तुम्हें और? अच्छा, और एक्सप्लोर करने का सफर तब खत्म हो जाता है जब वो बेवा हो जाती है, अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर ज़रूरत के लिए दूसरों की मोहताज हो जाती है। इसको मोहताज ही नहीं कहते। औरत की किफालत मर्द की जिम्मेदारी होती है और यही दीन का हुक्म भी है। और अगर मर्द ना रहे तब क्या हुक्म है वो भी बता दें। तो फिर औरत बेवा कहलाती है और एक बेवा के लिए उसके अपने माँ बाप भी पराये हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई अपनेपन का ढोंग भी करे ना तो नाशुक्री नहीं करते, समझी? नशवा, बात सुनो। प्रैक्टिस ही तो करना चाह रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप तो इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं जैसे बेनिश ने आपसे जॉब की इजाज़त मांगी। मैं समझती हूँ आप जो कुछ कह रहे हैं उसके भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं आप चाहे जितना मर्जी उसके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, रहेगी तो वो बेहजाद की बेटी ही ना। बेहजाद की बेटी हुई तो क्या हुआ? खुली छुट्टी दे दूं? सवाल तो मेरी इज्जत और तरबियत पे होगा ना।
अख्तियार, खून का बहुत असर होता है। बिल्कुल बेहजाद की तरह जिद्दी और हठधर्म है वो। आप उसके लिए जितना मर्जी अच्छा कर लें, लेकिन वो कभी भी बेटी बनकर नहीं सोचेगी आपके बारे में, भतीजी बनकर सोचेगी। और आपके हर अच्छे किए हुए के बारे में यही सोचती रहेगी कि आपने उसके साथ ज्यादती कर दी है। और मुझे एक बात बताएं, दुनिया को क्यों मौका दे रहे हैं बात करने का? वो तो यही कहेंगे यतीम भतीजी के साथ ज्यादती की। कौन सी ज्यादती की है हमने? हर खानदान के अपने अपने रिवाज और उसूल होते हैं। जब अगर नहीं पसंद हमें तो नहीं पसंद। हमें नहीं पसंद कि मर्दों की बराबरी का काम करे। बात खत्म हो गई। अच्छा, तो फिर जिसे बहू बनाने के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी तो नौकरी करती है, और ना सिर्फ जॉब करती है बल्कि मर्दों के साथ काम करती है। अम्मार और फरियाल की शादी के बाद क्या आप फरियाल को भी जॉब से मना कर देंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, वक्त के साथ साथ इंसान को अपने असूल और सोचों में थोड़ी नरमी लेकर आनी पड़ती है। अब फिर ये भी तो देखिए ना, आजकल वकील कितना अच्छा कमा रहे हैं। अम्मार और बीनिश की शादी के बाद नशफा की शादी का सारा खर्च भी तो हम ही ने करना है। तो अच्छा नहीं है तब तक जरा नशफा कमाई करके थोड़ा कुछ सेव कर लेगी। नशफा की शादी का खर्चा हम क्यों उठाएंगे? बेहजाद की अपनी ज़मीनें हैं, प्लाजा हैं, दुकानों से रेंट आता है उसका, सब माजी के पास है अकाउंट में। ये तो माजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अख्तियार, आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे आप माजी को नहीं जानते। माजी बेहजाद का अकाउंट सिर्फ और सिर्फ उसकी बरसी के लिए यूज़ करती हैं। ना नशवा को कुछ देती है ना ही बिस्मा को। क्यों? नशवा का सारा खर्च आप उठाते हैं, बिस्मा को भी पॉकेट मनी आप ही देते हैं। पॉकेट मनी देना अलग बात है बेगम, और शादी का खर्चा उठाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिस्मा से याद आया, उसको बोले मेरे कपड़े डाइटिंग करवा दे। बिस्मा को कपड़ों के लिए आप खुद भी कह सकते हैं। इस वक्त जो बात मैं आपसे कह रही हूँ ना, इस पर जरा गौर करें। वैसे तो हमेशा मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, लेकिन आज जो तुमने कहा है इसके बारे में भी सोचना शुरू कर दूँ। अब जाओ ना, माजी को बोलो जल्दी से आ जाओ। भेज रही। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सोचे अम्मी, आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होती, मैट्रिक के बाद आपकी शादी ना हुई होती, तो आज आपको ये सब कुछ ना करना पड़ रहा होता। नसीब को जिंदगी से अलग नहीं किया जा सकता। नसीब बदला तो जा सकता है ना, अगर इंसान चाहे तो। अब्बू के इंतकाल के बाद आपको जॉब कर सकती थी, थोड़ी से आपके पास अपने पैसे होते जिन्हें खर्च करते हुए आपको ये खौफ ना होता कि ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा कैसे मांगेंगी। आप ही, मैंने तो कभी प्राइस टैग चेक ही नहीं किया। मुझे तो जो भी चीज़ अच्छी लगती है मैं फ़ौरन से उठा लेती हूँ। हाँ, बख्तियार चीखते रहते हैं कि मेरा कार्ड बहुत यूज़ हो रहा है, लेकिन उनकी सुनता ही कौन है? भाई ये सब मज़े तुम पाकिस्तानी औरतों के ही हैं। यहाँ पे तो हर एक को खुद काम करना पड़ता है, फिर कहीं जाके सेविंग होती है, और इतनी मुश्किल से पैसे जब आप कमाते हैं ना तो खर्च करते वक्त हाथ खुद ब खुद रुक जाता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, ये शॉपिंग देखें, मैं कल ही करके लेकर आई हूँ। बहुत रश था सच्ची। नई कोई कलेक्शन आती है तो फौरन औरतें आ जाती हैं खरीदने के लिए। अच्छा आप, ये जो ड्रेस है ना, ये मैंने पिछले साल बेहजाद की बरसी पे पहना था। मेरे टाइप का नहीं है, इसे दोबारा कभी पहना नहीं। सोच रही हूँ ना बिस्मा को दे दूँ। सिंपल सा है, वो बेचारी पहन लेती है, कहीं आती जाती तो है नहीं। बिस्मा कैसी है? ठीक तो है ना वो? वैसे बिस्मा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। 100 दफ़ा शुक्राने के नफल पढ़ा करो। यहाँ पे तो कोई हाउस हेल्प का तसव्वुर भी नहीं है। जो भी आपने करना है खुद करना है, चाहे बीमार हैं चाहे मर रहे हैं, काम आपने खुद ही करना है। तुम्हारा तो पूरा घर बिस्मा ने संभाला हुआ है और तुम बरी उस जमा हो हर चीज़ से। उसका ख्याल रखा करो,
तुम्हें बहुत अजर मिलेगा और खुश भी रहोगी तुम। आपकी अपनी ज़िंदगी होती, आपका अपना घर होता। तुम पागल तो नहीं हो गई? ये तुम्हारे ख्यालों की दुनिया है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बेवा औरत और वो भी एक बेटी की माँ, उसके सर पे छत ना हो तो ये दुनिया उसके लिए जंगल बन जाती है जिसमें हर तरह के, हर नस्ल के जानवर होते हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें वाकई मेरी लाइफ में ब्लेसिंग से कम नहीं है। मैं तो हर वक्त शुक्र अदा करती रहती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ आप ही अगर उसने दूसरी शादी कर ली होती तो मेरा क्या होता। मेरी तो माँ जी के साथ बिल्कुल नहीं बनती। ये तो बिस्मा ही है जिसने उन्हें संभाला हुआ है। वैसे बिस्मा की शादी ना करके उन्होंने बहुत ज्यादती की है। जिस उम्र में वो बेवा हुई थी ना, उस वक्त हम कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे। तन्हा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन कोई क्या कर सकता है, उसकी तो किस्मत ही खराब है। बिस्मा की किस्मत खराब खाला जान की वजह से हुई है। फसाद बचपन से ही बीमार था, क्या जरूरत थी उसकी शादी बिस्मा से करने की। आसिम उससे शादी करना चाहता था। अगर उसकी आसिम से शादी हो जाती तो वो आज मज़े में ज़िंदगी गुजार रही होती, हमसे ज़्यादा खुश होती। और आसिम उससे शादी करना भी चाहता था। तो करता ना शादी, पीछे क्यों हट गया? एक ही बार रिश्ता मांगा और उसके बाद गायब। कभी कभी गायब होना पड़ता है जब सामने खाला जान जैसे और बख्तियार भाई जैसे लोग हों। कभी कभी जंगल के जानवरों को निपटाना आसान होता है क्योंकि हमें पता होता है कि जंगली जानवर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम ये वकालत की नौकरी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। इसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, सारी बातें मानूंगी तुम्हारी। तुम किसी स्कूल में नौकरी कर लो, तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा और भाई साहब को भी बुरा नहीं लगेगा। खैर, तुम अपने ससुराल वालों को नहीं समझोगी। खाला जान और बख्तियार भाई मेरी गुड बुक्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। बख्तियार ने आपको क्या कह दिया? कौन सी ज्यादती की आपके साथ? मैंने कब कहा कि बख्तियार ने मुझसे मिसबिहेव किया है? मम्मी, मैं ना बाकी लोगों की तरह इंसानों वाली मिट्टी से बनी हूँ। मैं भी चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारूँ। हर दफ़ा मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? और ये पैसे कमाना मेरा शौक़ नहीं है, ज़रूरत है मेरी, ताकि आपकी मजबूरी और अपना सब्र अपनी कमाई हुई खुशी में बदल सकूँ। ये जो हर महीने आपको दादो और बड़े अब्बू से जेब खर्च मिलने की उम्मीद होती है ना, नफरत है मुझे इस उम्मीद से। जहर लगते मुझे वो हाथ जो मेरी माँ के हाथ में मेरे बाप के पैसे गिन के रखते। खैर छोड़ो इस बात को, बात निकलेगी तो बहुत आगे तक चली जाएगी। मेरे ख्याल से जहांगीर हॉर्न दे रहे हैं, मुझे निकलना है, देर हो रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा बैग याद से ले लीजिएगा। फिर बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बाय, टेक केयर। एक बेवा औरत थी और वो भी एक बेटी की माँ। उसके सर पे छत ना हो तो ये दुनिया उसके लिए जंगल बन जाती है जिसमें हर नस्ल के जानवर होते हैं। नशवा, अम्मा से गाड़ी की चाबी मिल गई है, चलो मेरे साथ। यूँ जाएंगे और यूँ आ जाएंगे। जाएंगे कहाँ? और मेरा मूड नहीं हो रहा, मैं नहीं जाएंगी। मेरा भी तो मूड नहीं होता, मुझे तो घसीट के ले जाती हो तो। और तुमने कहीं गाड़ी मार दी ना तो शामत मेरी आएगी, ड्राइव तो आती नहीं तुम्हें। ये फजूल बातों का वक्त नहीं है। अमार अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है, तो इसका मतलब है आज गाड़ी सारा दिन हमारे पास है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। अच्छा, बल्कि तुम्हें रेडी होने की भी ज़रूरत नहीं, आ जाओ आ जाओ। चश्मा पहन लूँ, मोबाइल पकड़ लूँ? हाँ हाँ, आ जाओ। चलो ना, आओ। आ रही हूँ, बोलना बंद करो। थैंक यू सो मच। चलो। किस कदर शोर है यहाँ पे, कैसी जगह है ये? कैसे कंसंट्रेट करती हो यहाँ पे? तुम्हें किसने कहा कि हम कंसंट्रेट करने यहाँ आते हैं? हम यहाँ चाय वगैरह पीने आते हैं, चिल करते हैं।
काला कोट पहन के बड़ा तुम चिल करती हो यहाँ पे। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ। गलत जगह खड़ी की है तो करके ना ले जाए, ठीक है? अच्छा सुनो, थैंक यू इसको यहाँ लाने के लिए। या थैंक यू, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है? सुनो, मुझे तुम्हारी ये कज़न अच्छी लगती है, तुम्हारी तरह डेयरिंग है। कोई कहानी मत डालना, मुझे परमिशन नहीं मिली है, मूड ऑफ है। बल्कि तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे पास है, सोई नहीं मैं, ये था, पकड़ो संभाल के रख। ये तुम्हें इसके लिए आने की ज़रूरत नहीं थी, पागल हो क्या? मैं तो खुश हो गई थी कि तुम आज ज्वाइनिंग दे रही हो। और बात करो यार। वो देखो, वो देखो, अरे देखो ना। पता नहीं इस बंदे को वकील बनने का मशवरा किसने दे दिया। इसको देख के सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के प्रोफेशनल्स दिमाग में आते हैं। और मॉडल तो ये बना बनाया है, मॉडल कहीं से नहीं लगते, बैरिस्टर ही लगते। और तुम ये क्या फजूल लड़कियों की तरह इतनी डिस्परेट होकर कभी गुड लुकिंग लड़का नहीं देखा? यार सिर्फ गुड लुकिंग की बात नहीं है, ये बाकी सबसे ज़रा अलग लगते हैं। मैं तो बस इतना कह रही थी, देखो इम्तियाज़ साहब ने तो बार की पॉलिटिक्स में हिस्सा ले लिया है और हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई है इनके साथ। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ इनके साथ काम करने के लिए। यार नशवा, क्या बोलता है ये बंदा? तुम इनसे मिलोगी तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन आएगा। तुम इनके इश्क से निकलोगी तो मुझे किसी से मिलवाओगी ना? हाँ वैसे आज तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बारी साहब भी मुझे इनके इश्क में मुब्तला लग रहे हैं। मेरे साथ बैठे वो बारी साहब हैं, मैं सीनियर है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, थोड़े ओल्ड स्कूल। तोड़ दिया ना यार। एक तो वकालत को इन लड़कियों ने एंटरटेनमेंट समझ के रखा हुआ है, घर से बाहर रहने के लिए एक बहाना। तुम्हें यहाँ एक भी सीरियस लेडी वकील नजर नहीं आएगी, आई कैन बेट यू। नुकसान कर दिया बेचारे कैंटीन वाले का। चाल है बाबा खेगा कागज चाला है सब कह रहे को पिया है। हाँ ठीक है छा लेंदो ख्याल को पिया बार बच्चा ठीक है? शुक्र हम सही शुक्र। गुल खणी हल्की वट गानी हेदा हेदा अच्छा हालत वाल लगाए रखी आते इधर से सही तू ना के कम तो करे ते जॾहिं अचां मेरी सब हालत ख़राब लगी पई आहे। 20 साल तोखे थिया आहिनि कम कंदे, बुराए माण्हू हींअर ॾीन पैसा वठ तुझी जल्दी सफ़ाई खपे मूंखे। मां जी गोड़ पई करे अंदर इंशाअल्लाह सफाई सब के
माजी माजी था मैंने काम कर भली भी आज की ये फाते आखिरी थी। इसके बाद आपको यहाँ आने की इजाज़त नहीं होगी। महकमे वालों को लेटर मिल चुका है। अगले हफ्ते तक इस पूरी ज़मीन की बाकायदा पैमाइश के बाद इसका कब्ज़ा हमारे हवाले हो जाएगा। हम भी बस बेजात की बरसी का ही इंतज़ार कर रहे थे। तुमने ये खबर आज के दिन के लिए संभाल कर रखी थी? मैं चाहता था कि बेजात की बरसी ख़त्म हो तो मैं आपसे बात करूं। बस बख्तियार बस, तुमने इस जमीन के सिलसिले में कुछ ज्यादा ही लापरवाही और बुज़दिली दिखाई है, वरना इन लोगों की क्या औकात है। जिस जमीन पर कब्रिस्तान बन जाए वो जमीन कोई और नहीं ले सकता, ना ही कब्जा कर सकता है। मेरे शौहर और बेटे की कब्रें हैं यहाँ पर। ओ बीबी, ये जमीन हमारे बुजुर्गों की है, और जहाँ तक रही बात गैरत की, उसका मतलब हम बाखूबी समझते हैं। बस आपको यतीमों का हक अपना समझने की आदत हो गई, चाहे वो कब्रिस्तान हो या फिर कोई मकान। लेकिन एक बात याद रखना कि जो जमीन है ना, अपना हक खाने वाले पर कभी मेहरबान नहीं होती। अपनी औकात में रहो कादिर। बख्तियार, मेरे शौहर और बेटे की ये आखिरी आरामगाह है। ये उनकी ख्वाहिश थी, क्या मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना करती? तो हो गई ना ख्वाहिश पूरी। कब्रें अपनी जगह पर ही रहेंगी, बस आपका कब्जा इस ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा। अगर हम चाहते तो इस ज़मीन को बिल्डोज करवा कर इन कब्रों का नामो निशान तक मिटा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? इंसानियत के नाते। मगर इनको इंसानियत के बारे में क्या पता। ठीक है, तो फिर अदालत में मुलाकात होगी। हाँ हाँ, बड़े शौक से जाइएगा अदालत, देख लेंगे हम भी। चल भाई। आज ही वकील को बुलाओ और कहो उसे नया केस दाखिल करे। इस छोटे से टुकड़े के लिए एक और केस करें हम? सारी जिंदगी मेरी गुजर गई आपके केसेस हैंडल करते करते। एक सुलझाता हूँ, दूसरे में फंसा देती है। अच्छा भला मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा है, उसमें मुझे फोकस करने दें। जाने दें इस बात को, जाने दें जमीन को। आप नहीं जाने दे सकती। कैसे जाने दूं? मेरे शौहर और मेरे बेजाद की खबरें हैं यहाँ, उनकी आखिरी आरामगाह है। कैसे दुश्मनों के हवाले कर दूं? ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। तुम वकील से बात करो, ये मेरा आखिरी फैसला है। सुन लिया तुमने? एमए एसोसिएट्स को हमने 15 डेज़ की एक्सटेंशन दिला दी है। उसके अलावा जाहिद ज़ुबैरी साहब कह रहे थे कि मुझे स्टे ऑर्डर दिलवा दें। ही वांट्स एटलीस्ट 3 months स्टे ऑर्डर, विच इज़ वेरी नेसेसरी। सो आई हैव मेड अप द ग्राउंड्स। मैंने उस पर काम तो शुरू कर दिया है। होपफुली वी शुड बी। अरे पीछे क्या देख रही हो? अंदर बैठो तुम आके। वो तो देखो क्या हो यार, वो कोई देखने की चीज है। कम ऑन यार, आओ अंदर। एक तो पहली थी पैनिक सिचुएशन, वो देखो वो देखो। माँ जी, क्यों आप अपसेट हो रही हैं? बेजात की बर्जी के सारे इंतज़ाम हो चुके हैं। इनफैक्ट कल रात को ही मैंने सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि खाने का बंदोबस्त कर दें और भेज भी दें। सारे ख़ानदान वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब सबको दावतनामे भेज दिए थे ना। बाजी, दावतनामे चले गए, यतीम खाने में खाना चला गया, मैंने पर्सनल फ़ोन कॉल्स भी कर दिए हैं। आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाए।
खुदा का शुक्र है मैं आज 2 शुक्राने की नफल अदा करूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है ना बिनिश। अरे यार ना तुम्हें ये गाड़ी जब चलानी नहीं आती तुम्हें पता नहीं है कि वो अपनी दिल के साथ अपने दिमाग को भी समझा दो। मेरे जाने के बाद ये सारी रिवायतें तुमने जारी रखनी है। बहजाद के हिस्से के जो पैसे आते हैं ज़मीनों से वो उसकी रूह की सवाब के लिए जाते हैं। इससे मुझे सब्र मिलता है। यार हैंड ब्रेक नहीं मारना, और मुझे मारेगी, किसको लग गई ना गाड़ी गई। ये नशवा अमार के साथ कहाँ गई थी? पता नहीं भाई। ये कहीं लड़कियों। ओ शिट 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 अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही हो? हम शॉपिंग से आ रहे हैं। शॉपिंग पर गई थी। तुम्हारे बाप की बरसी है, उसकी रूह को सुकून कुरान की तिलावत से मिलेगा, तुम्हारी शॉपिंगों से नहीं। कुरान खत्म किया है कि नहीं? जी दादो किया। तुम्हारी बातों में कभी भी नहीं आऊंगी मैं। यार एक तो लेकिन अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अच्छा बस पसीने आ रहे, गर्मी हो रही, परे हटो। कितनी अजीब रिवायत है ना हमारे घर की। जो इस दुनिया से चला जाता है उसकी रूह को खुशी देने के लिए सब कुछ किया जाता है। गरीबों में कपड़े बांटे जाते हैं, यतीमों को खाना खिलाया जाता है, कब्र पे फूल रखे जाते हैं महंगे वाले, और जिंदा इंसानों की ख्वाहिशों पे मिट्टी डाल दी जाती है, वो भी एहसान की। सोचे अब्बू की जायदाद में से थोड़ा सा हिस्सा उन्हीं की बेवा और बेटी को दे दिया जाता तो उनकी रूह को ज़्यादा सुकून ना मिलता। क्या हो गया भाई, खैरियत तो है? कैसी कड़वी कसैली बातें कर रही हो? कड़वी कसैली आपको इसलिए लग रही है क्योंकि सच बातें। अब्बू के साले सवाब के लिए उनकी बरसी पे उन्हीं के हिस्से में से दिल खोल के खर्च किया जाता है, और जब बात आती है मेरी और आपके जेब खर्च की तो उनके दिल भी खिंच जाते हैं और जेब भी। हाँ तो हमारी तो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं ना, क्या ज़रूरत है हमें पैसों की? है चाहे बिनिश के रिजेक्टेड कपड़े हों या अमार का सुबह का या कल का बचा हुआ पराठा, आप तो कहेंगी एडजस्ट करो। माँ जी कहती है ना, खाना ज़ाया होने से बेहतर है कोई खा ले। चाहे उस पराठे को देख के उल्टी क्यों ना आ रही हो। और दादू के फजूल के असूलों के सबक आप मुझे मत पढ़ाया करें, उनमें ना तो एहसास है ना इंसाफ, सिर्फ खैरात है। तुम क्यों मुझे मुजरिम ठहराने पर तुली हुई हो? अभी नवाजी को भाईजान ने सुन लिया तो वो यही समझेगी कि मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखाती। हाँ तो सुन लें, जब किसी को मेरी परवाह नहीं है ना तो मुझे किसी की क्यों। सना से मिली थी मैं आज, ट्रेनिंग शुरू हो गई है उसकी, कुछ दिन में लाइसेंस मिल जाएगा और फिर उसकी अपनी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ये तुम तो बीनिश के साथ बाजार गई थी, सना कहाँ से आ गई बीच में? वो उसका ब्रेसलेट रह गया था मेरे पास। अम्मी क्या हो गया? अब फिर हाथ जला लिया आपने। अरे जब पानी डाल, हर दफा यही करती हैं आप, देखिए किस कदर जल गया। बिस्मा, बिस्मा, जी भाई साहब, आपने बुलाया था मुझे? कहाँ होती हो तुम सारा दिन? वो किचन में थी, मैं काम कर रही थी। किचन तो तुम्हारा हुजरा ही बन गया है। वो माजी कहाँ है जो रखी है? क्या नाम है उसका? नफीसा। हाँ, उसको किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं हम? उससे काम करवाओ ना। भाभी और माँ जी को उसका काम पसंद नहीं है तो बेहतर है कि मैं खुद ही कर लूँ।
ये हिस्ट्री कर दो अच्छी सी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ, अच्छी सी हिस्ट्री करके लाना। और ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं। दिखाओ दिखाओ मुझे जरा, दिखाओ ना। ये तो बहुत बुरी तरह जल गया है। अरे एक मिनट। भाई साहब ठीक है। तो लो, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम है, अच्छी तरह। भाई साहब आप ये मुझे दे दें, मैं ये खुद लगा लूंगी। ठहरो। ये भी और ये भी। एक मिनट। रख लो, कुछ नए कपड़े बनवाओ अपने लिए। क्या हाल बना रखा है अपना, लोग क्या कहेंगे कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तो पता है, मैंने तुम्हें कभी भी अपने भाई की बेवा नहीं समझा। अख्तियार क्या है ये?